सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखी सहेलियों को और श्रोता सखाओं को मंजी वर्मा का नमस्कार। और सखियों को हम बता दें कि आज हमारे साथ हैं चंचल वर्मा। चंचल जी, आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार मंजरी जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों को, श्रोताओं को नमस्कार। और बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और कह सकते हैं कि इस साल की तो ये हमारी पहली मुलाकात है और सखियों से भी मेरी ये पहली मुलाकात है। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चंचल, ये बताइए कि कैसा रहा आपका नया साल और आजकल की हवाओं के बारे में क्या ख्याल है आपके? हवाएं बड़ी सर्द हो गई हैं। साल बहुत अच्छा रहा। सर्द हवाओं के साथ में जो ये है ठिठुरन भरा रहा। हालांकि मुंबई में इतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन यहाँ स्टूडियो में हम ठंड महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। चंचल, तो आज हम लोग किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ये अपनी सखियों को बता दें। तो आज हम चर्चा करेंगे कठिन समय में भी खुद को मजबूत बनाए रखें, और वहीं हम बात करेंगे कि सर्दियों में ऊनी कपड़ों की देखभाल और उनके रखरखाव के बारे में। बिल्कुल, ठंड का समय है तो ये जब बहुत सारे स्वेटर्स हम निकाल लेते हैं, शॉल निकाल लेते हैं, तो उनके रखरखाव की बात भी हम करेंगे। इसके अलावा आज गुरुवार का दिन है तो सफल महिला की बात हम करेंगे। और आज की हमारी सफल महिला हैं पूर्णा मालावत, जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में एवरेस्ट की ऊंची चोटी को फतेह किया था। और जानकी देवी बजाज, जिनका आज जन्म दिवस है, इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा होगी। जी, तो कठिन समय की बात अगर हम करते हैं तो उसके पहले हम लोग सोचते हैं कि एक गाना सुन लीजिए, क्योंकि कठिन समय की बात हम लोग बाद में कर लेते हैं, है ना? तुमको मेरे दिल में, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से। अपनी आवाज़ मिला दो, अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से।
हमारी ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी कई बार ऐसा समय आ ही जाता है जब हम बहुत ही मुश्किल के हालातों में फँस जाते हैं। फिर चाहे ये मुश्किलें हमारी सेहत से जुड़ी हों, कोई मानसिक तनाव हो या आर्थिक परेशानी हो, पारिवारिक समस्या हो या हमारे व्यवसाय और नौकरी से जुड़ी कोई मुश्किल हो। जब भी ऐसे कठिन हालात हमारी ज़िंदगी में आते हैं, तब हम बहुत ही कमज़ोर पड़ जाते हैं और इन हालातों से निकलना हमें बहुत मुश्किल लगने लग जाता हाँ, है। मंजरी जी, जब जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो खुद को मज़बूत और सकारात्मक बनाए रखना आसान होता है। लेकिन वहीं जब मुश्किलों भरा समय हमारा आता है, यानी टफ़ टाइम जो हमारा होता है, उनसे उबरना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में हर इंसान को खुद को किसी जाल में फँसे पंछी की तरह वो अपने आप को देखने हुँ। लगता है, जिससे जिसके लिए बहुत सारे कठिन हालातों से निकलना नामुमकिन जैसा हो जाता है उसके बिल्कुल लिए। चंचल, और चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, ये भरोसा यदि हम रखें तो, हुँ। है ना? तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और अगर हम खुद को अपनी मुश्किल से भी छोटा समझेंगे, तो हमें अपने हालात बहुत ही मुश्किल नज़र आएँगे। लेकिन जब हम खुद को अपनी समस्या से बड़ा मानेंगे, आत्मविश्वास से हर मुश्किल के आगे डटे रहेंगे, तो कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हमें भी छोटी लगेगी और वो हमारे हौसले को टूटने नहीं देगी। ये बात बिल्कुल सही है मंजरी जी, और हमें ये बात बिल्कुल कतई नहीं भूलनी चाहिए कि हम एक इंसान हैं, ना कि किसी जाल या पिंजरे में फँसे हुए बेबस पंछी। ये अगर हम सोच लेंगे, हुँ। तो वहीं हमारे जो हौसले हैं आधे तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। हमारे पास बुद्धि की बहुत बड़ी ताकत हुँ। है, विवेक है, और इसी के दम पर अपने जितने भी कठिन हालात हैं, उन्हें तो हम सही बना ही सकते हैं। साथ ही जो मुश्किल भरा समय है, उससे निकल कर अपनी ज़िंदगी को सुखद भी बना सकते हैं। बिल्कुल, और अगर हम एक ऐसी किसी परिस्थिति में हो जिससे हमें बाहर निकल पाना मुश्किल लग रहा हो, तो हम ऐसे में किसी करीबी दोस्त या परिवारजन की मदद भी ले सकते हैं और इस डर और कठिन समय को दूर करने की कोशिश भी कर सकते हैं और अपनी परिस्थितियों को सामान्य बना सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हमारे पास समस्याएँ आ जाती हैं, हाँ। परेशानी आ जाती है, तो लगता है कोई पास में ऐसा हो जिससे हम अपनी बात कह सकें और वो हमारी समस्याओं को हल कर सके। तो इस तरह की बातें आती हैं। बिल्कुल, परिवार में कोई ना कोई एक सदस्य या कोई बहुत करीबी दोस्त ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे खुलकर आप अपने मन की सारी बातें कह बिल्कुल, सकें। और वो और आपकी बात को अपने तक भी रखे, ये भी ध्यान रखना, हाँ, है ना? बिल्कुल विश्वास पात्र होना चाहिए जी। वो जो भी शख्स है, चाहे वो परिवारजन है। और एक बात जो हम हमेशा कहते हैं कि सकारात्मक रहना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। सबसे ज़रूरी होता है कि मुश्किलें देखकर नकारात्मक विचारों में डूब जाने की बजाय सकारात्मक रहते हुए उनसे उभरने की कोशिश हम हमेशा करते रहें। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कठिन समय चल रहा होता है, तब भी वो खुद को कैसे पॉजिटिव रख सकता है? क्योंकि जैसे ही कोई मुश्किल घड़ी आती है, तो हम बहुत सारे नकारात्मक सोच से घिर जाते हैं और वो कठिन हालातों से निकलने के लिए हम सोचते ही नहीं, कोई चिंतन ही नहीं करते हैं, बल्कि उस मुश्किल के बारे में सोचते रहते हैं, और उस मुश्किल छोटी-सी भी होती है ना, तो उसको चिंता कर वो के बहुत बड़ी लगने लगती बड़ा है ना? बना देते हैं। और बस इसी बात को तो हमें समझना है चंचल। हम अपने हर कठिन हालातों को स्वीकार करें और जैसे ही हमारे मस्तिष्क में इस परेशानी को लेकर कोई चिंता वाले विचार आएँ, तो वहाँ पर खुद को रोक लें और यही पॉजिटिव थिंकिंग है हाँ। ना? और अगर हमारे विचारों में कोई चिंता वाली सोच है और हम उसी के बारे में सोच में डूबते जाएँगे, तो हम नकारात्मक विचारों की ओर जाने लगेंगे। तो अपने को इस जगह हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। जब हाँ। हम नकारात्मक बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो एक पल रुक के सोचिए, अरे हम ये क्या कर रहे हैं? हमें इस तरफ नहीं जाना है। तो हमें करना क्या है, इसका उल्टा ही करना है। जैसा हमने कहा कि अपने बुरे हालातों के बारे में ना सोचकर हम ये सोचें कि जब हम इस बुरे दौर से निकल जाएँगे, तब आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। और चंचल, ऐसी बातें तब हम सोच सकते हैं जब हम एकांत में बैठे और अपने दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग जो हमारे विचार हैं, उनके बारे में अगर हम सोचेंगे, तो हमें हल उसका ज़रूर मिलता है। और ऐसे में फिर हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सक्षम हैं, हाँ। तो अपना आत्म अवलोकन खुद कीजिए। और है ना? दूसरी बात, अगर हम बात कर रहे हैं कि एक जो मुश्किल भरा समय है, उसमें अपने आप को हमें मजबूत बनाकर रखना है, तो इसमें दूसरे जो भी हमारे आसपास के व्यक्ति हैं, हम उनसे भी प्रेरणा ले सकते हैं। हमें अपनी हर मुश्किल या अपना दुख
को सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी परेशानी लगने लगता है। इस चीज़ से एक तो हमें बचना है, जबकि अपने से निचले स्तर पर जाकर जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इससे कहीं अधिक कठिन हालात में भी बहुत सारे लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। और सखियों से भी हमारे कहने का अर्थ यही है मंजरी, कि हो सकता है आपके लिए कठिन समय है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यही ज़िंदगी शायद सुकून वाली भी हो सकती बिल्कुल है। सही कहा आपने। और चंचल, अगर ऐसे लोगों की जीवन की कठिनाइयों से हमारे कठिन हालातों की हम तुलना करते हैं, तो स्पष्ट है कि हमारी मुश्किलें तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम ऐसे लोगों से लाख गुना बेहतर स्थिति में हैं। बस अपनी किसी इच्छा के पूरा ना होने या खुद को संतुष्ट ना कर पाने के कारण हम परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जीवन की सच्चाई को पहचाने और जिस कठिन समय को हम अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर कह रहे हैं, आने वाले कुछ सालों के बाद ये बुरा दौर आपके जीवन में होगा, जीवन से जो है वो निकल जाएगा और आप एक बेहतर जीवन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। बस ये पल हमें नई सीख, नई प्रेरणा दे जाता है। तो कहते हैं कि जो बुरे दौर होता है वो ज़्यादा देर के लिए रहता है, लेकिन वो जाता ज़रूर है। बिल्कुल। तो वो हमारे परीक्षा की घड़ी होती है। बिल्कुल, तो उस कहते हैं जी। रात लंबी ज़रूर होगी, लेकिन सुबह ज़रूर आएगी जी। उसके बाद में। और जो भी हमारे साथ हमारे हालात हैं, उसकी सच्चाई को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए मंजरी जी। जब जीवन में असफलता का सामना हमें करना पड़ता है, या हम अपने किसी अति प्रिय व्यक्ति से भी दूरी बनानी हमें जब पड़ जाती है, अपने व्यवसाय या नौकरी में घाटा उठाना पड़ जाता है, ऐसे बहुत सारे मुश्किल वक्त हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे किसी भी बुरे वक्त में, कठिन समय में दीन दुखी होने की बजाय पूरे दृढ़ निश्चय के साथ हमें वापसी करनी होगी, लौटना होगा, बिल्कुल। अपने आप को वापस लेकर आना है। कहने का मतलब ये है कि खुद को कमज़ोर बनाने की बजाय मजबूत बनाने की सोच हमें लेकर आनी बिल्कुल है। चंचल, आपने बहुत सही कहा। और हम जिस भी कारण मुश्किल हालातों में फंसे हों, उसे पूरे दिल से स्वीकार कर लें। बस फिर क्या, जब स्वीकार कर ही लिया है तो अब इस कठिन समय से निकलने के लिए रास्ते हमें ही तलाशने हैं। और अनेक रास्ते हैं, बस कोशिश भर करनी है उन्हें जानने की। और क्या होता है कि जब मुश्किल समय से निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। जितने उत्साह के साथ हम प्रयास करेंगे, उतनी जल्दी हम अपने हालातों को बदलने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। और ये बातें जो हैं, ये बातें हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं, कलियों
मंजरी, हमारी एक सखी लिख रही हैं कि कठिन समय में धैर्य ना खोना, ये बात हमने अपने माता पिता से सीखी है और आज हम में जितना भी धैर्य है ये उनकी ही बदौलत है। क्या बात, बहुत अच्छी लिखी है। और हमारे बहुत सारे श्रोता सखियां सभी जुड़े हुए हैं, लगातार वो हमें कमेंट्स लिख रहे हैं। और हमारी एक सखी लिखती हैं कि हमें टूटना नहीं चाहिए, सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी वजह से कोई परेशान ना हो। हमारी हल्की सी मुस्कुराहट सबके चेहरे पर खुशी ले आती है। और वाकई सही बात लिखी हाँ, इन्होंने। और धैर्य का होना वाकई बहुत ज़रूरी है मंजरी जी। अगर हमारे पास धैर्य नहीं है तो हमारे हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ जाने की संभावना होती है। जीवन में सफलता पाने में धैर्यवान होना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे कुछ अच्छा करना हो या बुरे दौर से बाहर निकलना हो, धीरज से काम लेना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुश्किल समय में तो ये गुण अपने आप में ही कुछ लोगों में आ जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुश्किलें देखकर अपना धीरज खो बैठते हैं। ये वो गुण है, इस मुश्किल समय से निकलने में हमें बहुत ज़्यादा बल देता है। बिल्कुल। और चंचल, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जब हम कोई क्रिकेट मैच में हम देखते हैं कि किस तरह कोई टीम अपने मैच को हारने से बचाने के लिए या उसे ड्रा कराने की सोचती हाँ। है। यही वो समय होता है ना कि जब खिलाड़ियों के लिए धैर्य की अग्नि परीक्षा होती हाँ, है। मंजरी। और ऐसे समय में अगर बैट्समैन धैर्य रखेंगे तो वो मैच बचा लेते हैं, और लेकिन अगर उस टीम ने अपना धैर्य खोया तो मैच उनके हाथ से निकल जाता है। इसलिए मुश्किल समय में अपना धैर्य ना खोएं, ये बुरा दौर भी बीत जाएगा और जीवन की एक नई सुबह की शुरुआत भी हो जाएगी। और इस मुश्किल दौर से बाहर निकलने के लिए अच्छा साहित्य भी आपकी मदद कर सकता है। बहुत ही आसान और उत्तम तरीकों में से एक मानते हैं हम इसे, क्योंकि बिल्कुल। अच्छे साहित्य में को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, या जिस लेखक की बातें आप पढ़ रहे हैं वो अपने अनुभवों के आधार पर कई बार हमारा मार्गदर्शन कर देते बिल्कुल हैं। चंचल, और हम तो ये कहते हैं कि हर दिन एक नियम बनाना चाहिए कि जब आपके पास सारे काम निपट जाएं तो आप एक किताब ज़रूर उठाकर पढ़ें और अपने बच्चों को, परिवार के सभी सदस्यों को इस ओर लगाएं कि नहीं, तुम्हें पढ़ना है। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी महान व्यक्ति होता है वो बिना मुश्किलों का सामना किए बिना महान नहीं बना होता है। हर महान व्यक्ति बड़ी समस्याओं से निकलकर ही श्रेष्ठ बनता है, और ऐसे बिल्कुल। लोगों के संघर्ष जो होते हैं वो कई बार अपनी जीवनी लिखते हैं, अपनी पूरी बिल्कुल। जीवन यात्रा का वर्णन करते हैं, तो वहाँ से बहुत सी सीख हमें मिल जाती है। बिल्कुल मिल जाती है। और इसके अलावा कई ऐसी प्रेरणादायक पुस्तकें होती हैं या साहित्य होते हैं जिनको पढ़कर हमारी भावनाओं को मजबूती मिलती है। किताबों के अलावा हम मोटिवेट करने वाले वीडियो भी देख सकते हैं, और आज इसके लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सचमुच ऐसी किताबें पढ़ने, वीडियो देखने से एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है। बस मुश्किल समय से निकलने के लिए एक छोटी चिंगारी ही चाहिए। हमारा हौसला अगर थोड़ा भी बढ़ गया तो चंचल, समझो कि सामने जो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी होंगी ना, वो हमें कुछ नहीं लगेंगी, और ये हमारी जिंदगी में तो बदलाव लाएंगी और साथ में हमें ज्ञान का भंडार भी देंगी। बिल्कुल, साहित्य चीज ही ऐसी है। जी। और मंजरी, जीवन की सच्चाई और कल्पनाओं का अंतर हमें पहचानना होगा। हमारी जिंदगी में दो तरह की मुश्किलें होती हैं। एक तो होती है वास्तविक समस्या और दूसरी होती है काल्पनिक समस्या। देखा जाए तो वास्तविक समस्या बहुत ही कम होती हैं। हम छोटी छोटी बातों को तूल देकर बिना बात के उन्हें बहुत बड़ा बना दिया करते हैं, या फिर कोई समस्या है नहीं लेकिन आगे चलकर ये होगा वो होगा, ऐसा सोच सोच कर ही हम खुद को परेशान कर लेते हैं और साथ साथ दूसरों को भी हैरान करते हैं। ये होती है हमारी काल्पनिक समस्याएं। बिल्कुल सही कहा तुमने। और मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी थी और जो अब किसी कारणवश नहीं रही, तो दूसरी नौकरी उसे तलाशनी पड़ती है, और ये तो एक उसकी वास्तविक समस्या है। वहीं आपकी नौकरी गई नहीं है और आप बस सोच कर बैठे हो कि कल को मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, तब मैं क्या करूँगा, कैसे मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी। ये सब काल्पनिक समस्या है। तो ऐसे में हमें ही अपनी मुश्किलों को समझना होगा, और ये हमारी वास्तविक समस्या है या काल्पनिक है। हमें राई का पहाड़ नहीं बनाना है ना, इस तरह के विचारों को नहीं लाना है अपने दिमाग में। और अपनी अच्छाई जो भी है हमारे भीतर, उसे पहचानना है। यानी आपके अंदर जो भी अच्छी चीजें हैं उन पर हम गौर करें। हर व्यक्ति में कुछ बुराई होती है तो बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं। हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हमारे भीतर ऐसी कौन कौन सी खूबियाँ हैं जो हमें दूसरे लोगों से अलग बनाती हैं, जिसके लिए हमें खुद पर
गर्व होना चाहिए। अभी हमारी ज़िंदगी एक बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रही है, तो बस ये करना चाहिए कि हम शांत बने रहें और अपने हालातों पर नज़र बनाए बिल्कुल रखें। चंचल, और जब हम इन समस्याओं से उबर जाएँगे, तब तक जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएँगी और इस कठिन दौर को तब तक शायद हम भूल भी जाएँगे। इसलिए अपनी समस्याओं को लेकर अभी कोई ऐसा जोखिम हम ना लें जिससे हमें आगे चलकर कुछ भी नुकसान हो, और अपने बुरे दौर से निकलने के लिए अपनी अच्छाई को बाहर लाएँ। खुश रहें और अपने आने वाले अच्छे दिनों के बारे में सोचें। मुश्किल समय के बारे में सोचने के बजाय अभी हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए खुश रहें। और ये ज़िंदगी एक यात्रा की तरह होती है जिसमें बहुत बार सफ़र करने वाले लोगों का साथ मिलेगा, तो वहीं कई बार कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे सफ़र में जो हमारे आनंद को छीन लेते हैं और तब ये सफ़र हमें थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। लेकिन ये ज़िंदगी का एक पहलू है, इसमें खुशियाँ हैं तो दुख भी हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन के हर हालात के प्रति किस तरह की सोच रखते हैं। हम किस तरह से खुद को मजबूत बनाते हैं, अपने कठिन समय से हार मानना पसंद करते हैं या एक बहादुर इंसान की तरह इस परिस्थिति से तेज़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। मंजरी कहते हैं कि हौसलों में उड़ान हो तो पंख की ज़रूरत नहीं होती, और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है मात्र 13 साल की उम्र में एवरेस्ट को फतेह करने वाली पूर्णा मालावत, जिनके बारे में आज सफल महिला में हम बात कर रहे हैं। और जो लोग ये सोच रखते हैं कि लड़कियां कमज़ोर हैं, असहाय हैं या फिर कुछ कर पाने में सक्षम नहीं हैं,
पूर्णा उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। 13 साल की बहुत छोटी-सी उम्र में एवरेस्ट की सबसे ऊँची चोटी को फ़तह करके पूर्णा ने ये साबित कर दिया था कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। वाक़ई लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं, बस उन्हें हिम्मत और हौसले देने की ज़रूरत होती है। और सबसे कम उम्र में एवरेस्ट की सबसे ऊँची चोटी पर पहुँचने वाली पूर्णा मालावत देश और दुनिया की पहली लड़की हैं। तेलंगाना के एक छोटे से गाँव पकाला में रहने वाली पूर्णा एक ऐसी शख्सियत बन गई हैं, जिनके बारे में जानने की और जिनकी सफलता की कहानी सुनने की उत्सुकता हर व्यक्ति को रहती है। पूर्णा के माता-पिता कृषि कार्य से संबंध रखते हैं। पूर्णा का बचपन बहुत ही ज़्यादा अभाव में गुजरा। घर में किसी प्रकार की सुख सुविधाएं भी नहीं थी, जीवन आसान नहीं था। लेकिन पूर्णा जिस तरह की लड़की थी, उनके हौसले कमज़ोर बिल्कुल नहीं थे, वो बहुत ही मजबूत इरादों वाली हैं। बिल्कुल। और खेतों में काम करने वाली उनकी माताजी लक्ष्मी देवी और उनके पिता देवदास ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी कुछ ऐसा कर दिखाएगी, हर कि समाज, देश, दुनिया में उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। और जब भी चंचल ऐसी कोई जो कन्याएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो कुछ ऐसा करती हैं तो वाकई माता पिता का गर्व से भरी जाता है और ये हमारे लिए भी गर्व की बात होती है। बिल्कुल, जब माता-पिता का साथ मिलता है तो कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने की उसे हौसला मिल जाता है, ताकत मिल जाती है। और बहुत बड़े शहर जो होते हैं, महानगर जो होते हैं, जब वहाँ बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन आप जब किसी ऐसे क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ आपके पास ना तो घर में सुख सुविधाएं हैं, ना आपके शहर में, गाँव में इतनी सुविधाएं हों, उसके बाद अगर आप इस तरह का कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल। तो पूर्णा जिस तरह के क्षेत्र से आती हैं, वो शैक्षणिक स्तर पर बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, जैसा कि हम अभी बता ही रहे हैं। बहुत सी विषम और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पूर्णा ने न केवल अपने लिए रास्ता बनाया, बल्कि उन्हीं की तरह की जो तमाम लड़कियां थीं, उनके लिए भी सफलता के रास्ते उन्होंने खोल दिए। बिल्कुल। और पूर्णा ने 25 मई 2014 को एवरेस्ट फतेह कर एक नया कीर्तिमान रचा। उन्होंने 52 दिन के लंबे अभियान के बाद 25 मई रविवार की सुबह 6 बजे एवरेस्ट को फतेह किया। साथ ही पूर्णा ने सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही के रूप में एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया। पूर्णा एक साहसिक जीत और कीर्तिमान रचने पर उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई थी मंजरी, और ये राहुल बोस द्वारा निर्देशित फिल्म है जो 2017 में आई थी। और इस फिल्म में उनके जीवन के पूरे संघर्ष और सफलता की पूरी दास्तान को दिखाया गया है। तो इस तरह की जो फिल्में बनती हैं, जो किसी के सच्चे जीवन पर आधारित होती हैं, हमारी सखियां इस तरह की फिल्मों को देखकर प्रेरणा ले सकती हैं। बिल्कुल। और पूर्णा मालावत ने अभावों में रहकर भी चंचल तमाम तरह की चुनौतियों को पार करते हुए देश को गौरवान्वित किया, और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आँखों में काजल है, काजल में मेरा दिल है, आँखों में काजल है, काजल में ओ मेरा दिल है, आँखों में काजल है, काजल में दिल है, चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। ओ चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। बालों में खुशबू है, खुशबू में तू ही तू है, बालों में खुशबू है, खुशबू में तू है। चलो फूलों के तले कहीं बाहों को हार किया जाए, चलो फूलों के तले कहीं बाहों को हार किया जाए। तुम तो हो मेरी बहार, मेरी नजर में खिलो, कलियों से मिलके सनम, फिर आके हमसे मिलो।
मंजरी, आज है 7 जनवरी का दिन, जो कि जन्मदिन है जानकी देवी बजाज का। जी। और जानकी देवी बजाज गांधीवादी जीवन शैली की कट्टर समर्थक थीं। उन्होंने कुटीर ग्रामीण विकास में अपना सहयोग देने के लिए कुटीर उद्योग माध्यम को चुना। वे एक स्वावलंबी महिला थीं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके व्यक्तित्व में एक विरोधाभास सा था। वे दानी थीं तो वहीं बहुत मितव्ययी भी थीं, यानी कि जहाँ दान करती थी खर्चा भी कम करती थी। बहुत कठोर स्वभाव की थी, लेकिन उतनी ही दयालु भी थी। चंचल, आपने बताया ना कि जानकी देवी का जन्म 7 जनवरी और सन 1893 को मध्य प्रदेश के जरौरा में एक वैष्णव मराठी परिवार में हुआ था। जैसा कि उन दोनों बहुत छोटी उम्र में ही लड़कियों का विवाह करा दिया जाता था, उनका भी प्रारंभिक शिक्षा के कुछ सालों बाद ही विवाह करा दिया गया और उनके छोटे से कंधों पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी डाल दी गई। मात्र 8 साल की उम्र में ही उनका विवाह बजाज घराने में कर दिया गया। विवाह के कुछ समय बाद ही वे जरौरा छोड़कर अपने पति जमनालाल बजाज जी के साथ महाराष्ट्र के वर्धा में आ गईं। उनके पति जमनालाल गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने गांधी जी की सादगी को अपने जीवन में उतार लिया था। जानकी देवी भी स्वेच्छा से अपने पति के नक्शे कदम पर चली और त्याग के रास्ते को उन्होंने भी अपना लिया। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने स्वर्ण आभूषणों के दान के साथ की। जानकी देवी ने स्वेच्छा से अपने सारे आभूषण त्याग दिए और जब तक वे इस दुनिया में रहीं तब तक उन्होंने कोई भी स्वर्ण आभूषण नहीं पहना। ये बहुत ही कठिन होता है इस तरह का करना किसी महिला के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। जानकी देवी ने अपने पति जमनालाल के कहने पर पर्दा प्रथा का भी त्याग कर दिया, जो कि उस समय सामाजिक वैभव और कुलीनता का प्रतीक भी माना जाता था। उन्होंने बाकी सभी महिलाओं को भी इसे त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके इस कदम से प्रेरित होकर हजारों महिलाएं स्वयं को आजाद महसूस कर रही थी, जो कभी घर से भी बाहर नहीं निकली थी। और 28 साल की उम्र में जानकी देवी ने अपने सिल्क के कपड़ों को भी त्याग दिया और खादी को पूरी तरह से अपना लिया। वो अपने हाथों से सूत काटती और बहुत सारे लोगों को सूत काटना सिखाया भी करती थी। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब महाराष्ट्र के वर्धा में विदेशी सामानों की होली जलाई जा रही थी, तो उनके पास जितने भी विदेशी कपड़े थे या सिल्क के कपड़े थे, उन्होंने उन्हें जला दिया और ऐसा करने से पहले एक बार सोचा भी नहीं। भारत में पहली बार कुछ ऐसा हुआ 17 जुलाई सन 1928 को। वो एक ऐतिहासिक दिन था जब जानकी देवी अपने पति और समाज की मूल धारा से अलग लोगों के साथ वर्धा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुंची और मंदिर के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। छुआछूत के खिलाफ उनकी ये जंग लोगों के लिए एक नया सबक थी। उन्होंने अपने घर में खाना बनाने के लिए भी समाज की मूल धारा से हटकर एक महाराजिन को रखा और उसे खाना बनाना सिखाया। उनके कदम जो बढ़े तो फिर कभी नहीं रुके। जानकी देवी अपने छोटे छोटे लेकिन मजबूत कदमों से ग्रामीण भारत के इलाकों में उन तमाम लोगों को जागरूक करने में लगी हुई थी जो स्वतंत्र भारत के सपने देखा करते थे। जानकी देवी ने वर्धा में अपने घर की चार दीवारी से निकलकर गांधी जी के जन संदेश को हजारों दिलों तक पहुंचाया। जब वे विशाल जन सैलाब के बीच स्वराज का भाषण दिया करती थी, तो जो भी सुनने वाले लोग थे मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुना करते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में बहुत बार ऐसा अवसर आया कि वे जेल भी गईं और उस वक्त उनके अंदर एक सच्ची नायिका पूरी तरह से जन्म ले चुकी थी। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी ने उनके जीवन को काफी प्रभावित किया। उन्होंने पहले गांधी जी के दर्शन को समझा और फिर उनकी विचारधारा को अपने जीवन में उतारा। जानकी देवी के 5 बच्चे भी अपनी माँ की देखरेख में सादगीपूर्ण जीवन जीने की कला सीख रहे थे। उन दिनों जानकी देवी की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। आचार्य विनोबा भावे के साथ वो कूपदान, ग्राम सेवा, गौ सेवा और भूदान जैसे आंदोलनों से जुड़ी रहीं। विनोबा भावे बजाज परिवार के आत्मिक गुरु थे। जानकी देवी के बच्चों की निश्चलता से आचार्य बहुत प्रभावित हुए। उनको अपनी बहन माना करते थे वो। और उनके आजीवन किए गए कार्यों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने 1956 में
पद्म विभूषण के सम्मान से उन्हें नवाजा और उस समय के जो राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उनके कर कमलों द्वारा ये सम्मान उन्हें दिया गया था। भारतीय व्यापारियों की महिला विंग ने ग्रामीण उद्यमियों के लिए 1992-93 में आईएमसी यानी इंडियन मर्चेंट चैम्बर महिला विंग जानकी देवी पुरस्कार की स्थापना की। आईएमसी की महिला विंग जानकी देवी पुरस्कार उन सभी महिला उद्यमियों द्वारा किए गए कामों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित करता है मंजरी, जो उनके द्वारा ग्रामीण भारत में किए जा रहे हैं। आईएमसी महिला विंग जानकी देवी बजाज पुरस्कार की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण भारत से मजबूत संबंध बनाए रखना है, ताकि उनके कामों को बढ़ावा और सम्मान भी दिया जा सके। जानकी देवी बजाज एक संपन्न घराने की बहू रहीं, लेकिन देश के लिए खुशी खुशी अपना हर आराम, हर सुख चैन उन्होंने त्याग दिया। अपना पूरा जीवन उन्होंने जन सेवा के लिए समर्पित कर दिया और फिर 21 मई 1979 को वो इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह गई। ऐसी सफल महिला को हम हमेशा याद करते हैं, दिल से नमन करते हैं, है ना। और चंचल सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
और चंचल, जैसे सर्दियों की बात हमने करी है ना, तो इस समय ऊनी कपड़े हम लोग खूब पहन रहे हैं, तो उनकी हमें देखभाल भी करनी है, उनके रख-रखाव के बारे में भी और होता सोचना क्या है कि जी, सिर्फ कुछ समय के लिए ऊनी कपड़े निकाले जाते हैं, जी। यानी कि दिसंबर से लेके फरवरी तक ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऊनी कपड़ों का, और बाकी समय तो हम सिर्फ उन्हें संभाल कर रखते हैं। तो बिल्कुल। वो कपड़े वाक़ई में रख-रखाव की उन्हें ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ही नर्म कपड़े होते हैं, हुँ। और अगर इनकी देखभाल ना की जाए तो ये हमारी स्किन पे इनसे कहते हैं ना खुजली जैसा हो जाता रैशेज़ आ है, जाते रैशेज़ आ हैं, जाते जी। हैं। तो इसलिए इन कपड़ों को बहुत सँभाल के रखना होता है। और चंचल, सर्दियों का मौसम आया कि नहीं कि ऊनी कपड़ों की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो हाँ, ख़्याल रखना ही पड़ता है, और ऊनी कपड़ों की धुलाई रोज़मर्रा के कपड़ों से थोड़ी-सी अलग होती जी। है। वैसे ऊन से बने कुछ एक स्वेटर तो घर में धोए जा सकते हैं, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं ना, जिनको धोने से उनका आकार बिगड़ने लगता है और ख़राब होने की भी संभावना हो जाती है। हुँ। और इन गर्म कपड़ों की देखभाल में यदि हमें कुछ बातों का ध्यान हम रखें, तो क्या होगा कि उनकी खूबसूरती, उनका आकार और उनकी गर्माहट भी बरकरार रहेगी। और चंचल, याद है ना कि जब हम लोग खुद अपने हाथों से स्वेटर बुनते थे तो कितना अच्छा लगता था ना, और बहुत सारी सखियाँ बुनती हैं आजकल, है और ना? जैसा कहा ना कि गर्माहट भी बरकरार जी। रहती है। बहुत सारे भारी कपड़े होते हैं, जैसे पहले ज़माने में लकड़ी के डंडे से उनको कूट-कूट के धोया जाता था। तो हुँ। चादर है या जो रज़ाई के गिलाफ हैं, उनके लिए ये ठीक है, लेकिन कभी भी स्वेटर के साथ ऐसा सुलूक हम नहीं नहीं करना करते हैं। वो चाहिए। बहुत ही मतलब कहते हैं कि एक मुलायम कोमल होते कपड़े हैं, होते हैं, कोमल कपड़े। तो उनके साथ में ऐसा नहीं किया जाता है। उनको धोने के तरीके भी अलग होते हैं। अपने रोज़मर्रा में पहनने वाले कपड़े का कॉटन कपड़ों पर जिन्हें हम बार-बार धो देते हैं, लेकिन ऊनी कपड़ों को हम बार-बार नहीं धोते हैं। गर्म कपड़ों की धुलाई बहुत कम से कम की जाती है, लेकिन जब भी उन्हें धोने की ज़रूरत होती है, तब पीएच बैलेंस लिक्विड डिटर्जेंट का ही हम इस्तेमाल करें तो ये बेहतर रहता है। साथ में ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी डिटर्जेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन कपड़ों को धोने के लिए, उसमें सोडा की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं हो। बिल्कुल, क्योंकि सोडे से क्या होता है कि उनके जो तार धागे होते हैं वो हाँ। कटने की संभावना ज़्यादा रहती है। और जब भी स्वेटर या किसी ऊनी कपड़े को धोना हो, तो धोने धोने से कुछ देर पहले सादे पानी या जो ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, उसमें भिगोना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक स्वेटर में छिपी धूल और गंदगी साफ़ हो जाती है, और उन्हें रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ज़्यादा गर्म पानी से स्वेटर से भी सिकुड़ने का डर रहता है। वहीं ज़्यादा ठंडे पानी से ऊनी कपड़ों की मुलायमियत खोने का डर रहता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि पानी एकदम सादा-सा लें, है ना? ना ज़्यादा गर्म, ना ज़्यादा ठंडा। और ब्रश का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। अगर गर्म कपड़ों पर किसी तरह के दाग धब्बे लग जाते हैं, तो उन पर साबुन लगाकर ब्रश से नहीं रगड़ें, और ऐसे ही हम हल्के हाथों से मसल कर उसे साफ कर सकते हैं। ऐसा करने से क्योंकि जब हम ब्रश लगा देते हैं तो रेशे हुँ। उन कपड़ों के निकल जाते हैं और छेद होने का डर भी उनमें रहता है। हमारी जो दादी नानी हैं, हमारी मम्मी हैं, वो शुरू से ही ऐसे नुस्खे अपनाया करती थी कि जब किसी ऊनी स्वेटर पे दाग लगे तो रीठा का पाउडर लगाकर उसे वहाँ से साफ कर साफ दिया कर देना जाता चाहिए, था। और वो नुस्खे आज भी काम आते हैं ना। हाँ। और ऊनी कपड़ों को धोने के बजाय जोर से नहीं निचोड़ना चाहिए, और इससे स्वेटर का आकार बिगड़ जाता है। ऊनी कपड़ों को हैंगर पर भी नहीं लटकाना चाहिए, क्योंकि वो ढीले हो जाते हैं और लंबे भी होने लगते हैं उनके आकार में, जैसा कि फ़र्क आ जाता है। इसलिए हैंगर पर टांगने के बजाय फर्श पर तौलिया बिछाकर उन्हें फैला दें, या दीवार पर भी उन्हें सुखाया जा सकता है। सूखने के लिए बहुत ज़्यादा देर तक धूप में कपड़ों को ना रहने दें, क्योंकि क्या होता है कभी-कभी रंग उतरने का भी एक डर रहता है ऊन का। इसके लिए एक टिप और हमारी सखियाँ अपना सकती हैं कि कपड़ों को उलटकर सुखाएं तो उनका रंग उड़ने से बचाया जा सकता है। और इसी तरह के छोटे-छोटे टिप्स कुछ हम सखियों से शेयर कर लेते हैं कि ऊनी कपड़ों को हमेशा माइल्ड डिटर्जेंट में धोएं वो उन्हें, और हर एक स्वेटर को उल्टा करके एक-एक करके भिगोएं और देखें कि किसी स्वेटर का रंग तो नहीं निकल रहा। अगर किसी स्वेटर की ऊन है या जो भी उसका मटेरियल है वो अगर रंग छोड़ रहा है तो उसे अलग से भिगो दें। ऊनी कपड़ों की चमक को बरकरार रखने के लिए उन्हें धोने के लिए एक बाल्टी में कुछ बूंदें ग्लिसरीन डालकर 2 मिनट तक उसमें डुबोकर रख सकते हैं, ताकि उनकी जो कोमलता है वो बनी रहे। बिल्कुल। और ऊनी कपड़ों में से तेल का दाग हटाने के लिए दाग वाली जगह पर दही रगड़कर उसे आप एक तरफ रख दें और थोड़ी देर बाद धो लें, दाग निकल जाएगा। और इसी तरह उधड़े हुए ऊन को फिर से नया जैसा चमकीला और सीधा करने के लिए उसे पानी की भाप पर रखें, और फिर इसके लिए बर्तन में पानी गर्म करें और उसके ऊपर छलनी से रखें। और हमारी एक सखी लिखती हैं कि स्वेटर को मशीन में कभी नहीं धोना चाहिए। और ये जो आपने कहा ना कि पुराने ऊन को जब हम
पुराने किसी स्वेटर को उधेड़ते हैं और फिर से जब उसको बुनना होता है, तो भाप पर जब उसे रखते हैं तो वो बिल्कुल फूल कर बिल्कुल नई जैसी वो ऊन बन जाती है। जब स्वेटर की ऊन को उधेड़ा जाता है तो वो बड़ी कसी-कसी सी हो जाती है और कड़क हो जाती है, लेकिन जब उसे हम उधेड़ देते हैं और भाप में रखते हैं तो वो फूल जाती है, सीधा हो बहुत जाता है नरम मुलायम हो जाती है। और जहाँ हम सर्दियों में ऊनी कपड़ों के रख-रखाव की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा खान-पान का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरीर की गर्माहट के लिए हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल। लेकिन भीतरी रूप से अगर शरीर में गर्माहट हमें लानी है, तो थोड़ा-सा खान-पान में बदलाव किया जा सकता है और कुछ विशेष भोजन जो होते बिल्कुल, हैं, जैसे वो इसी मौसम में होते हैं। बिल्कुल, जैसे और गुड़ ज़्यादा खाया गुड़ जाता है। और तिल है, मूँगफली की चिक्की है, ये सब चीज़ें, सोंठ के लड्डू आप खा सकते हैं ना? और मूँगफली को तो सर्दियों जी। का मेवा कहते हैं, जो कि हमारे शरीर को गर्माहट देता है। बहुत सारे जो पौष्टिक तत्व हैं, वो भी तिल और गुड़ जैसी चीज़ों में होते हैं, मूँगफली में होते हैं। बिल्कुल, तो ये गर्म चीज़ें खाएँ, सूप पिए, है ना? तो आपको सर्दी भी नहीं लगी। और देखो ना, चंचल हमारी एक सखी ने जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि दाग धब्बे छुड़ाने के लिए रगड़ना नहीं है कपड़ों को, और आपको अगर धब्बे लग जाते हैं तो आप ड्राई क्लीन करा लीजिए, है ना? और इसके साथ लिखा है उन्होंने तार पर नहीं सुखाना है, जो उन्होंने बोला भी है। और उन्होंने कहा है कि ऊनी कपड़ों को बिना धूप दिखाए बक्से में नहीं रखें, और रखनी है तो आप उसमें जो कीटाणु से बचाने के लिए गोलियाँ डाली जाती हैं, वो डाल सकते हैं। तो हमारी सखियों ने बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें लिखकर हमें भेजी हैं, और हम लोग बात कर रहे थे कि खान-पान की, तो इन चीज़ों का तो हमें ध्यान रखना है। और क्योंकि आज का समय भी चल रहा है कोरोना का, तो हमें अपने उसको क्या कहते हैं कि गर्म पानी पीना है और मास्क लगाना, ये सब तो हमें करना ही करना है। और साथ में हमें अपनी त्वचा का भी ध्यान रखना है कि हमारी स्किन भी अच्छी रहे। त्वचा के लिए एक बात मुझे याद आई कि जब सर्दियों का समय होता है, तो बहुत सारे जो उत्तर भारत के इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत तेज़ ठंड पड़ती है, तो जब हम स्नान करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब पानी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होता है तो जो शरीर के भीतर की नमी होती है वो उसको ख़त्म करता है, बिल्कुल। जिससे त्वचा बहुत रूखी-सूखी हो जाती है। तो अगर ठंडे पानी से तो नहा नहीं सकते हैं, बिल्कुल। तो बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, गर्म से गुनगुना इस बात का पानी, ख्याल रखना गुनगुने है। पानी से नहा और सकते हैं। फिर भी अगर त्वचा में रूखापन आए तो इसके लिए ग्लिसरीन बहुत अच्छा उपाय होता है। जो घरेलू उपाय होते हैं, इन दिनों में जो महिलाएं पहले उपटन किया करती थी, हाँ। वो उपटन कर सकते हैं आप। तेल, बेसन, आटे में घर की मलाई है, सरसों का तेल है, देसी घी है, ऐसी चीज़ों को मिलाकर बिल्कुल उपटन करें। लगा सकते हैं। और नहाने के बाद आप जो है मॉइस्चराइज़र, अगर आप लगाना चाहते हैं, लगाना पसंद करते हैं, तो मॉइस्चराइज़र लगाइए, नहीं तो आप हल्के से तेल की भी मालिश कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका शरीर जो है वो सर्दियों से बचा रहेगा। तो ये तो हुई बहुत सारी बातें सर्दियों की, जिसमें हमने खान-पान की बातें की, ऊनी कपड़ों के रख-रखाव की बातें की, और इन सब चीज़ों के बीच अब मुझे लगता है कि एक गीत हो जाए, है ना? काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी, ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी। आएगी बांध के पायल, तू होठ दबाए बदन को चुराए, नाजुक कमर से लगाए अदा की कटारी जालिमा। घेरे की धीरे धीरे तू मेरे गले पर ये बाहों के खंजर, जाए कि दिल मेरा लेकर समझ के अनाड़ी बालमा। रोज रात को यही बांधेगी लटों की डोरी हो डोरी, काली पलक तेरी गोरी।
लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी, हो चोरी काली पलक तेरी गोरी। अच्छी हुई मेरी चोरी कि एक दिल खोया तो एक दिल पाया, ऐसे कोई पास आया कि आ गया लुटने का मजा। अच्छी तेरी मेरी जोड़ी के लुट गए दोनों, तो बस गए दोनों, हंस के निपट गए दोनों, हुआ जब वादा प्यार का, रोज रात को मिलेंगे चंदा। और चकोरी चकोरी काली पलक तेरी गोरी, खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी। एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी। मंजरी, अब समय आ गया है सखियों से विदा लेने का। सभी सखियों को चंचल वर्मा और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।